एक बार में तकनीक काम ही नहीं करता है। तो चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे अपने सब कुछ धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाएगा। देखिए चूंकि आज हमने आपको इस सेशन में, खासकर इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन का एक सीरीज है। चूंकि मेरा उद्देश्य है कि 500 क्वेश्चन का एक मैं सीरीज बनाऊं, जिसमें 2024 तक के प्रारंभ तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास विषय से, मैंने उसको 5 पार्ट में बांट करके आपके सामने बिल्कुल टू द पॉइंट ला करके रख दूं, ताकि 2024-25 के लिए आगे जितने भी एग्जाम्स हों वो एक बार आप इसको देख करके जाइए और यहाँ से फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। खास करके ऑब्जेक्टिव या फिर जितने भी लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, वो सारे प्रश्नों के लिए आप निश्चिंत रहिए। एक बार इसको सुन के जाइएगा, आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और लगभग 500 प्रश्नों की वैसी मतलब श्रृंखला होगी जो या तो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आने की संभावना है। पूरी तरीके से मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, पूरी तरीके से मैंने रिसर्च करके इसको बनाया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप एक बार ज़रूर इसको देख करके जाइएगा, तो आपको इसमें सुविधा होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए तकनीकी का भाई साहब है तो दिक्कत तो होता है थोड़ा सा। चलिए, आपसे एक गुजारिश ये है कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ भी आपको लगे कि कोई डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कोई बिना आप कहते हैं बिना बकवासबाजी के सीधे सीधे टू द पॉइंट प्रश्न पे काम करेंगे। और लगभग 100 क्वेश्चन को हमने टारगेट रखा है कि 1 घंटे में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कि जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पहला आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप कमेंट करेंगे और अगली बार मैं इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज पहला ही दिन है तो थोड़ा सा मिस्टेक तो होता ही है कि अब पता नहीं था कि कितना लंबा चौड़ा ही दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि आरंभिक मानव का एशिया में प्रवास किस महादेश से हुआ है। आरंभिक मानव का एशिया में प्रवास किस महादेश से हुआ है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, और ऑप्शन है यूरोप। तो ये सब लोग जानते हैं, जो भी नहीं जानते उनको तो पता ही होना चाहिए कि आरंभिक जो मानव है इनके अवशेष एशिया में तो नहीं मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं कहाँ, अफ्रीका में। तो अफ्रीका से मानवों के जो आगमन के साक्ष्य हमको मिलते हैं जो एशिया में आए हैं। आए कब हैं, तो आए हैं लगभग 70,000 ईस्वी पूर्व में, अफ्रीका से निकल के एशिया में आए हैं। ठीक है, देखिए एक बात और है, मानव के अवशेष जो है, मानव के जो अवशेष हैं, है ना, वो भारत में एक जगह है बोरी, है ना, बोरी नामक स्थान से मानव के अवशेष मिले हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो मानव है ना, मानव के जो आप कह सकते हैं कि एक जो टाइम पीरियड है, जैसे हमने क्या करा है कि जो जितने भी समय है पृथ्वी के समय सारणी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसी प्रकार से जो मानवों के युग है, मतलब मानव के विकास से लेकर के वर्तमान समय तक एक अलग प्रकार के युग है। युग मतलब क्या है, सबसे पहले महाकल्प, महाकल्प को कल्प में विभाजित किया गया और कल्प को युगों में विभाजित किया गया है। तो मानव जो है पूरे जो इस कल्प है और युग है, इसके चतुर्थ एरा में निवास कर रहा है, यानी कि होलोशीन काल में मानव निवास कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा कि भारत में जो मानव हैं, भारत में मानव के अवशेष मिले हैं कहाँ, तो नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी के तहत मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं भारत में। लेकिन भारत में मानव के प्रथम अवशेष नहीं मिले, मानव के प्रथम अवशेष मिले हैं कहाँ, तो अफ्रीका में। अफ्रीका से मानव इंपोर्ट होकर के, जैसे भी आप वहाँ से मानव यहाँ पे आए एशिया में, और एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आगमन कब से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आगमन कब से माना जाता है। 6000 ईस्वी पूर्व से, 7000 ईस्वी पूर्व से, 5000 ईस्वी पूर्व से, कि 4000 ईस्वी पूर्व से। तो बताइएगा इसका। देखिए इसका सही जवाब है, क्योंकि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 9000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, लेकिन भारत में जो है नवपाषाण काल का टाइम है 7000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि भारत में एक जगह है, पहले
भारतीय उपमहाद्वीप में एक जगह हुआ करता था, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मेहरगढ़ का इलाका, जहां पर पहली बार अनाज के अवशेष मिले हैं। इससे पता लगता है कि मानव जो है सबसे पहले उसी काल में यह भारतीय उपमहाद्वीप में आए होंगे, नवपाषाण काल में, चूंकि अनाज की शुरुआत यानी कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, तो यहाँ से माना जाता है। लेकिन चूंकि हाल में शोध हुए हैं, उसमें पता चलता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह है लहुरा देव से, जो मानव के द्वारा अनाज के जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष हैं लगभग 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो ऐसा माना जा रहा है कि 7000 ईस्वी पूर्व में भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा कालखंड निम्नलिखित में से किसका है? सबसे बड़ा कालखंड जो है वो निम्नलिखित में से किसका है? पुरापाषाण काल का, नवपाषाण काल का, हड़प्पा काल का, वैदिक काल का? सबसे बड़ा कालखंड किसका है? तो देखिए, सबसे बड़ा कालखंड जो है वो पुरापाषाण काल का है। इसका जो टाइम है वो है 5 लाख, है ना, 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के, इसका जो कालखंड है वो है 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 50,000 ईस्वी पूर्व तक, पूरा पाषाण काल का। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3500 ईस्वी पूर्व का है। और इसका जो हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का। तो सबसे लंबा कालखंड जो है वो पूरा पाषाण काल का है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में के सोहन घाटी को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के सोहन संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हस्त कुठार संस्कृति, ऑप्शन बी है चौपर चौपिंग संस्कृति, ऑप्शन सी है गैरिक मृदभांड संस्कृति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्तर भारत के सोहन घाटी, देखिए आपको याद होगा ज्योग्राफी में अगर पढ़े होंगे तो सोहन एक नदी है उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से जो सिंधु नदी निकलती है, उसमें एक सोहन नदी है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत से बहती है, जो मिलती है जाकर के सिंधु नदी में। तो सोहन नदी जो है के किनारे सोहन संस्कृति का विकास हुआ है, और यह जो सोहन संस्कृति है यह हड़प्पा सभ्यता के काल में विकसित हुई थी। तो सोहन संस्कृति जो है वो कहता है कि सोहन घाटी को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसमें जो है इसको जाना जाता है चौपर चौपिंग संस्कृति के नाम से। अब चौपर चौपिंग क्यों? तो चौपर चौपिंग इसलिए क्योंकि इस संस्कृति में, यानी कि जो सोहन घाटी की जो संस्कृति है, ठीक है, यहाँ पर चौपर नामक उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए इसको चौपर चौपिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, इसी को हम फलक संस्कृति बोलते हैं। फलक, फलक का मतलब होता है, मतलब चौपर देखें ना, गणासी सिंपल सा देखे होंगे, गणासी, तो उसी को हम चौपर बोलते हैं। तो फलक मतलब दोनों तरफ जो है धार वाला जो औजार होता है उसको हम फलक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम चौपर चौपिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं, किसको? सोहन घाटी को, जो वर्तमान में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत में है। ठीक है, देखिए ये जब खैबर पख्तूनवा की बात आती है तो वहीं पर एक प्रश्न और आ जाता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो खैबर पख्तूनवा प्रांत में ही है, लेकिन देखिए अब तो आ गया पंजाब में वो। ठीक है, तो खैबर पख्तूनवा जो है उसी का पार्ट हमारा क्या है, तो पीओके भी है। पीओके जो पार्ट है वो हमारे के यहाँ देखेंगे कि उसका एक पार्ट है जो पाकिस्तान हमारा कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो वो जो पार्ट है एक कश्मीर का अलग पार्ट है ना, और एक खैबर पख्तूनवा में एक है, उसका देखिए नाम दिमाग से निकल गया है जी, वो है, खैर वो आगे आएगा तो हम आपको इसमें याद दिला देंगे, या हमें याद नहीं है वो। अगला प्रश्न कहता है कि मानव पहली बार खाद्य उत्पादक कब बना? मानव पहली बार खाद्य उत्पादक कब बना? मानव पहली बार खाद्य उत्पादक कब बना? ऑप्शन एक है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी है हड़प्पा काल में। तो मानव जो है पहली बार खाद्य उत्पादक कब बना? देखिए, खाद्य उत्पादक से क्या संबंध है? खाद्य उत्पादक का अर्थ होता है कि मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हो गया? तो प्राचीन मानव जो था वो खाद्य उत्पादक था, खाद्य संग्राहक था, है ना। खाद्य संग्रहण में क्या आता है? शिकार जो है, देखिएगा, शिकार, फल, सब्जी, है ना,
ये जो क्या है, ये है खाद्य संग्रहण करना, मतलब शिकार करना खाद्य संग्रहण में आता है, फल तोड़ करके लाना खाद्य संग्रहण में आता है, सब्जी जो जंगली सब्जी है उसको तोड़ करके लाना खाद्य संग्रहण में आता है। खाद्य उत्पादन में क्या है कि मानव जो है अपने हाथों से कृषि करेगा, अपने हाथों से फसल बोएगा और उस फसल का उपभोग करेगा, तब मानव खाद्य उत्पादक बन जाएगा। तो खाद्य उत्पादक बनेगा कब? ये बनेगा नवपाषाण काल में। पहले जो प्रारंभिक मानव हैं वो खाद्य संग्राहक हैं, ठीक। तो खाद्य, अब यही प्रश्न है कि खाद्य उत्पादक कब बना, तो ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और हड़प्पा काल। तो हड़प्पा काल जानते हैं कि हमारे यहाँ विकसित बाजार व्यवस्था था, तो यहाँ तो था ही, लेकिन प्रारंभिक रूप से कब बना, तो नवपाषाण काल में बना, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की शुरुआत, चाक की शुरुआत, चक्के की शुरुआत, अस्थायी जीवन की शुरुआत, ग्रामीण बस्तियों की शुरुआत कब हुई है, नवपाषाण काल में हुई है। तो याद रखिएगा कि जब कृषि की शुरुआत होगी तब अस्थायी जीवन की भी शुरुआत होगी, और अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी तब ग्रामीण जो है बस्तियों का भी विकास हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ से प्रश्न बने कि मानव पहली बार ग्रामीण बस्तियां कब विकसित की, तो नवपाषाण काल में ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कोई भी किताबों में, चाहे किसी के द्वारा। तो ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है सिंध प्रांत में। अब बात आती है कि मेहरगढ़ कहाँ है। मेहरगढ़ वही स्थल है जो कुछ साल पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना स्थल था जो खोजा गया था, ठीक है। तो देखिए पंजाब जो है वो यहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। बलूचिस्तान में, देखिए बलूचिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान का एक प्रांत है। पाकिस्तान में 4 ही प्रांत हैं, ठीक। पाकिस्तान में 4 प्रांत है, एक बलूचिस्तान, दूसरा पंजाब है, तीसरा सिंध है और चौथा खैबर पख्तूनवा है, ठीक है। तो 4 प्रांत है, बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाँ, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाणकालिक स्थल कौन है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाणकालिक स्थल कौन है, तो ऑप्शन 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है दमदमा, ऑप्शन सी है लहुरा देव और ऑप्शन बी है बागौर। तो बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाणकालिक स्थल कौन है। देखिए जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक मेहरगढ़ जो है सबसे पुराना माना जाता था, लेकिन लहुरा देव के खोज हो जाने के बाद आपको जो है सबसे पुराना स्थल हो गया लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव कहाँ है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये आपको दिख जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो लहुरा देव हो गए भैया। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 है मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी है चौपानी मांडो से, ऑप्शन सी है महादाह से और ऑप्शन डी है लहुरा देव से। तो याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो हुए हैं लहुरा देव से। ये हुआ है 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के अवशेष जो है चावल के यहाँ पे हमको मिलते हैं। इसके पहले जो है मेहरगढ़ में चावल के अवशेष पाए जाते थे, और मेहरगढ़ में चावल के अवशेष में क्या था, इसके चावल के अवशेष उसके पहले कोल्डिहवा में पाए जाते थे, कोल्डिहवा में पाए जाते थे। 6500 ईस्वी पूर्व में कोल्डिहवा में चावल के भूसी मिला था, लेकिन मेहरगढ़ एक ऐसा इलाका था जहाँ पे गेहूं मिला था लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में। तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, सबसे पहले जो है मक्के का अवशेष कहाँ से मिला है। देखिए मक्के का अवशेष लगभग 6500 ईस्वी पूर्व में मिला है मैक्सिको में, ठीक है। चीन में जो है चावल के अवशेष मिले हैं लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम औजार खोजा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम औजार खोजा गया था, क्या था औजार वो, कुदाल था, कुल्हाड़ी था, हल के भाल था, तीर कमान था। तो सबसे प्राचीनतम औजार क्या था बताइएगा। देखिए सबसे प्राचीनतम औजार भारतीय उपमहाद्वीप में, या फिर कहा जाता है कि एशिया में सबसे प्राचीनतम औजार की जो खोज हुई थी वो हुआ था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी की खोज किसने किया था, तो इसको किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना।
रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1863 में। कहाँ से? इसको किया था मद्रास, मद्रास के पल्लवरम से, पल्लवरम से। और इन्हीं के रॉबर्ट ब्रूसफुट के एक दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था विलियम किंग, विलियम किंग, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम किंग थे। उन्होंने अतिरम पक्कम से, अतिरम पक्कम से, पक्कम से एक और कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो ये भी याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहला औजार खोजा गया था वो था कुल्हाड़ी। और ये कब खोजा गया था? तो 1863 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और एक और इनके मित्र थे, उनका नाम था विलियम किंग के द्वारा भी खोजा गया था। खोजा कहाँ से गया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था पल्लवरम से और विलियम किंग ने खोजा था अतिरम पक्कम से। और दोनों कहाँ है? मद्रास में ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कृषि की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? कृषि की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? आज जो हम लोग एग्रीकल्चर जो इतने बड़े पैमाने पे करते हैं, इस कृषि की शुरुआत किनके द्वारा की गई? ऑप्शन एक है महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन बी है पुरुषों के द्वारा, ऑप्शन सी है बच्चों के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, कृषि की शुरुआत की गई थी महिलाओं के द्वारा, है ना, महिलाओं के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में हुआ क्या कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो महिलाओं को और बुजुर्गों को गुफाओं में छोड़ दिया जाने लगा, यानी घर पर छोड़ दिया जाने लगा। और पुरुष जो है वो शिकार के लिए निकल जाते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको लेकर के शिकार पे जाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता था। तो बच्चों की देख रेख के लिए और बुजुर्गों की सेवा के लिए महिलाओं को घर पे छोड़ दिया जाने लगा। तो महिलाएं जो हैं वो आसपास के जंगल से जंगली अनाज लेकर आते और आसपास के इलाकों में बुन देते। वहीं से जो है कृषि की शुरुआत मानी जाती है। तो महिलाओं के द्वारा कृषि की शुरुआत हमारे जो है यहाँ हुआ था। चलिए आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक मानव की भोजन पद्धति कैसी थी? प्रारंभिक जो मानव थे, हमारे जो पूर्वज हैं, आदि मानव हैं, उनकी भोजन पद्धति कैसी थी, क्या खाते थे? तो ऑप्शन एक है कि पहले शाकाहारी थे, पहले वो शाकाहारी थे। ऑप्शन बी है कि पहले मांसाहारी थे। ऑप्शन सी है दोनों एक साथ में थे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि ये जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, उनकी भोजन पद्धति कैसी थी? देखिए, हमारे पूर्वजों की जो भोजन पद्धति है, पहले वो क्या थे? शाकाहारी थे। बाद में भोजन की कमी के कारण वो मांसाहारी हो गए। समझ गए? बाद में भोजन की कमी के कारण वो मांसाहारी हो गए। तो पहले शाकाहारी थे, बाद में मांसाहारी हुए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि नवपाषाणकालीन समाज को क्या कहा जाता है? ये जो है नवपाषाणकालीन समाज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है कुलीन समाज, ऑप्शन बी है आदिवासी समाज, ऑप्शन सी है किसान समाज और ऑप्शन डी है बैंड समाज। तो बताइएगा कि नवपाषाणकालीन समाज को क्या कहते हैं? देखिए, नवपाषाणकालीन समाज को हम बैंड समाज कहते हैं, यानी कि बैंड सोसाइटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नवपाषाण काल में जो है छोटे छोटे ग्रुप बना करके लोग रहते थे और उस ग्रुप में लगभग वही 10 से 15, 20, 25 लोग ही रहते थे। आधुनिक हमारे यहाँ जो बैंड बाजा है ना, जो शादी विवाहों में जो बैंड बाजा जो परफॉर्म करता है, उसमें भी 20-25 लोग होते हैं। तो उसी आधार पर प्राचीन काल में जो समाज हुआ करता था उसको हम बैंड सोसाइटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैंड समाज, प्राचीन काल में जो समाज को हम लोग क्या कहते थे? बैंड समाज कहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण काल में निर्मित हुआ है, निम्नलिखित में नवपाषाण काल में निर्मित हुआ, क्या निर्मित हुआ भाई? तो नवपाषाण काल में किसका निर्माण हुआ है? देखिए, तो चाक का निर्माण हुआ है, चक्के का निर्माण हुआ है, कृषि का निर्माण हुआ है, अस्थायी निवास का निर्माण हुआ है। तो बताइएगा किसका निर्माण हुआ है? और एफ है इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, ये सभी का निर्माण हुआ है प्राचीन काल में। कृषि का निर्माण हुआ, चाक का निर्माण, चक्के का निर्माण, आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ है, लेकिन आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल ही इतना इसमें सभी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार का प्रारंभ कब हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार का प्रारंभ कब से माना जाता है? नवपाषाण काल से, परवर्ती हड़प्पा काल से, हड़प्पा काल से कि वैदिक काल से? बताइएगा। देखिए, जहाँ तक व्यापार वाणिज्य का सवाल है तो इतना तो पता है कि कृषि की शुरुआत हुई है कब से? तो नवपाषाण काल से, है ना। जो कृषि है, कृषि की शुरुआत कब से? नवपाषाण काल से। तो व्यापार की शुरुआत कब से मानी जाएगी? देखिए, व्यापार की शुरुआत मानी जाती है हड़प्पा काल से। विशेष रूप से व्यापार की शुरुआत हड़प्पा काल से मानी जाती है और हड़प्पा काल में इसके प्रमाण भी है
है ना, क्योंकि आपने देखा कि हड़प्पा काल का जो व्यापार है वो कहाँ से होता था, तो वो मेसोपोटामिया से, मिस्र से, सीरिया से व्यापार होता था। इसमें इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, जो आगे के प्रश्न आएंगे उसमें मैं इसको डील करूंगा, क्या क्या प्रमाण है जो। चलिए, अब तो आपको पता हो गया कि कहाँ से, तो हड़प्पा काल से। अगला प्रश्न पे आते हैं। हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि कृषि में हल का प्रयोग कब से माना जाता है। कृषि में हल, हल समझते हैं ना, वही ये जो हल जैसे खेत की जुताई होती है, तो कृषि में हल का प्रयोग कब से माना जाता है। नवपाषाण काल से, हड़प्पा काल से, वैदिक काल से और महाजनपद काल से। तो कृषि में हल का प्रयोग कब से माना जाता है, कब हुआ था कि कृषि में हल का प्रयोग। देखिए, कृषि में हल का जो प्रयोग है वो हुआ था आपको, तो ये हुआ है हड़प्पा काल में, ठीक है। अच्छा, हल जो है वो किसके बने होते थे, तो इस काल में हल जो है लकड़ी के बने होते थे, हल लकड़ी के बने होते थे। लेकिन हल का प्रयोग तो हुआ है, हल के फाल का प्रयोग नहीं हुआ है, फाल का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फाल का हम लोग को मिला ही नहीं है। अच्छा, अब इसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि हड़प्पा काल में हल का उपयोग तो हुआ है, लेकिन जो है वो हल लकड़ी का बना होता था, इसलिए हल के अवशेष नहीं मिले हैं। तो मिला क्या है, तो मिट्टी के, है ना, मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, मिट्टी के बने हुए हल हमको मिले खिलौने के रूप में। इसलिए ऐसा पता लगता है कि हड़प्पा काल में हल का उपयोग होता था खेत की जुताई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है और कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कि 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और हड़प्पा का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में मांदा जिला, जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी के किनारे एक डिस्ट्रिक्ट है मांदा डिस्ट्रिक्ट, तो मांदा जिला में जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। और दक्षिण में कहाँ, तो दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। और पूरब में कहाँ, तो पूरब में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, है ना, एक नदी है हिंडन, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। और दक्षिण में, पश्चिम में कहाँ, तो पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दशक नदी के किनारे सुतका गेंडोर। इतना लंबे चौड़े इलाके में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, और ये जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन है बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो है बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ, तो सुतका गेंडोर। कहाँ, सुतका गेंडोर, है ना। सुतका गेंडोर किस नदी किनारे है, तो दशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे है, ठीक है। यहीं पर एक और शहर है सुतका कोह, सुतका कोह है ना। अच्छा, सुतका गेंडोर एक ऐसा नगर है हड़प्पा काल का जहाँ पर कृषि नहीं होती। यहाँ पे जो है केवल और केवल ये बंदरगाह शहर है, और ये व्यापारिक रूप से फेमस होने के कारण ये जो है सुतका गेंडोर हड़प्पा कालीन शहर बन गया था। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अब तक लगभग कितने अवशेष, कितने स्थल, हाँ, कितने स्थल प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आए हैं, तो ऑप्शन जो है वो तलाश कीजिए। हाँ, तो देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आए हैं। ऑप्शन है 2000, ऑप्शन है 14000, ऑप्शन बी है 12000, ऑप्शन सॉरी 1400, ऑप्शन 1200, ऑप्शन 1000। तो हड़प्पा सभ्यता के अब तक जो है 2000 स्थल अवशेष में आए हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं है, हड़प्पा एक स्पेशल टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा जो है वो किस प्रांत में स्थित है, तो ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और राजस्थान में। देखिए, हड़प्पा जो है वही स्थल है जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई, है ना, पहली खुदाई हुई थी। कहाँ, तो हड़प्पा
नामक स्थल पर। ये है कहाँ? तो पंजाब में है। पंजाब, अच्छा पंजाब में कहाँ? तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है। पाकिस्तान के पंजाब में है। और पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है, उसका नाम है, देखिए एक जगह है जी, पंजाब प्रांत के, देखिए भूल गए हम उसका नाम ही, तो ये पंजाब में है, इतना याद रखिएगा। अच्छा बलूचिस्तान में हड़प्पा काल का एक जगह है, उसका नाम है सुतका गेंडोर, सुतका को, ठीक है। और राजस्थान में तो आपने देखा ही बहुत सारा है, तो आगे हम इसमें चूंकि अभी बता देंगे तो आगे क्वेश्चन रिवील नहीं होगा, तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कितने नदी के किनारे विकसित है? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित है? तो ऑप्शन है सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु नदी किनारे क्यों है? क्योंकि सिंधु नदी के दोनों तरफ हड़प्पा सभ्यता के कई सारे जो है टाउन्स हैं, है ना। आप देखेंगे कि चांदहोदरो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, नाल, हड़प्पा तो खैर रावी नदी किनारे है। यहाँ पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के सारे लगभग नगर, वो अलग बात है कि भारत में बहुत सारे नगर हैं, लेकिन जो है हड़प्पा के जितने भी नगर हैं वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए हैं, चूँकि सिंधु नदी ही उनका लाइफ लाइन हुआ करता था, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन एक है कालीबंगा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी हड़प्पा से और डी लोथल से। तो याद रखिएगा इसके जो अब से जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर का विभाजन त्रिस्तरीय है? हड़प्पा सभ्यता के किस शहर का विभाजन जो है वो त्रिस्तरीय है? ऑप्शन है कि कालीबंगा, ऑप्शन बी है बनवाली, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है कि एक स्तर, दो स्तर और तीन स्तर, है ना। ऊपर के जो स्तर है इस अलग इलाके में, कोर इलाके में, वहाँ के जो है रजवाड़े रहते थे, राजे रहते थे, राजा रहते थे, अभिजात वर्ग रहते थे, और बीच वाले में मध्य वर्ग रहते थे, और किनारे वाले में जो है शिल्पी होते थे या फिर मजदूर और छोटे छोटे जो है वो कारीगर वगैरह रहते थे। तो त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ है? तो ये है धौलावीरा में। कहाँ धौलावीरा का है? तो गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। धौलावीरा इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। देखिए ज़्यादा विश्लेषण न करने के पीछे कारण है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम हम सोच रहे हैं कि जल्दी इसको हम निपटा दें, एक चूँकि ओवरव्यू लेकर के, तो जल्दी समझ लेते हैं इसको। देखिए आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार के स्तंभ नहीं मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के स्तंभ नहीं मिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ऑप्शन है कि चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार, एक से अधिक। तो किस प्रकार के स्तंभ नहीं मिले हैं? ऐसा मतलब पिलर, पाया नहीं मिले हैं। देखिए गोलाकार स्तंभ नहीं मिले हैं। गोलाकार स्तंभ जो है कहाँ के हैं? मेसोपोटामिया के हैं। हड़प्पा सभ्यता में वर्गाकार मिले हैं, चतुर्भुजाकार मिले हैं, गोलाकार नहीं मिले हैं, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है सब हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हंटर महोदय ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट पीगट ने या जॉन मार्शल ने? तो इसका सही ऑप्शन है स्टुअर्ट पीगट, याद रखिएगा। देखिए मॉर्टिमर व्हीलर जो है एक अलग ही विद्वान है, जो कि ब्रिटिश विद्वान है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कई सारे जो है ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो बाद में प्रूव नहीं हुए। तो इन्होंने मतलब आर्य आक्रमण की अवधारणा दी। इन्होंने जो है पहले एक बात और कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो इंडिजीनियस नहीं है, ये बाहर से लोग आकर के हड़प्पा सभ्यता को ये जो है बिल्ड किए हैं। तो ये भी जो है एक प्रमाण इनका गलत है। अगले प्रश्न पे आइए। कहता हड़प्पा सभ्यता में किस जाति के लोग नहीं निवास करते थे? हड़प्पा सभ्यता में किस जाति के लोग नहीं निवास करते थे? हड़प्पा सभ्यता में किस जाति के लोग नहीं निवास करते? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, निग्रो, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में किस जाति के लोग नहीं निवास करते थे? देखिए निग्रो नहीं निवास करते थे, बाकी सब हैं, बाकी लोग हैं निवास करते थे, निग्रो नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में जो जाति निवास करते थे, उनकी संख्या अधिक थी, वह थे कौन? भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो निग्रो नहीं निवास करते थे। निग्रो समझते हैं, देखिए पूरे पृथ्वी पर
मानवों के 3 ही प्रकार की जातियां होती है रेस के आधार पर। एक निग्रो है, दूसरा जो है मंगोलाइन है, और तीसरा जो है काकेसस हैं। जो क्रिशगेल वगैरह जो लोग हैं, जो खास करके क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास में रहते हैं, विषुवत रेखा के आसपास में रहते हैं, वो हैं निग्रो। और आप देख सकते हैं कि जो चीन वगैरह का इलाके में जो रहते हैं वो हैं मंगोलाइड। और जो ध्रुवीय इलाके के नज़दीक रहते हैं, खास करके यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो हैं काकेसस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे कैसी हैं? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें कैसी हैं? बेलनाकार हैं, चतुर्भुजाकार हैं, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें कैसी हैं? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वो चतुर्भुजाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं, लेकिन बेलनाकार नहीं है। बेलनाकार कहाँ की हैं? तो मेसोपोटामिया की हैं। अगला प्रश्न पे आइए, कहता है सिंधु सभ्यता में हल का निर्माण होते थे। सिंधु सभ्यता में हल निर्मित होते थे। सिंधु सभ्यता में हल जो है वो कैसे निर्मित होते, किसके निर्मित होते थे? ऑप्शन है लकड़ी के, पीतल के, तांबे के, कांसे के। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल जो है, जिससे खेत की जुताई होती थी, वो निर्मित होते किससे? तो लकड़ी के निर्मित होते थे। चूंकि हल के जो है प्रमाण तो नहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन हल के जो है खिलौने बने मिले हैं, हल के आकृति के खिलौने मिले हैं, हल के फाल नहीं मिले हैं। याद रखिएगा, हल की आकृति मिली है लेकिन फाल नहीं मिला है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे कि पशुपति शिव के उल्लेखित मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपति शिव है ना, पशुपति शिव के उल्लेखित मुहर, एक मुहर है इस प्रकार से, ऐसे है ना, उस पर बीच में जो है पशुपति शिव बैठे हुए हैं पालथी मार करके ऐसे, और एक तरफ जो है ना इसमें 2 पशु, यहाँ पर 2 पशु इनके राइट साइड, 2 पशु लेफ्ट साइड में है, और नीचे एक पशु बैठा हुआ है। तो एक यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। पहले तो हम देखते हैं कि पशुपति शिव का जो मुहर है वो कहाँ से मिला? तो ये मिला मोहनजोदड़ो से। अच्छा, जो पशुपति शिवा है इनके 2 सींग भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरफ जो है एक तरफ बैठा हुआ है गेंडा, है ना, गेंडा और भैंसा, और एक तरफ है हाथी और बाघ। अब देखिए इसको याद करना चाहिए। नीचे क्या है? नीचे है हिरन, नीचे जो है वो हिरन बैठा हुआ है। ये कई बार जो है इंसान भूल जाता है ना, कि कौन किस तरफ है। तो याद रखिएगा कि जिसके सींग हैं, है ना, देखिए कि गेंडे के भी सींग होते हैं बीच में, अच्छा भैंसे के भी सींग होते हैं, तो सींग वाले को एक तरफ रख दीजिए, बाकी बच गए बाघ और हाथी, तो एक तरफ हो गए। तो ये भी जो है अच्छा याद करने का ट्रिक है। अगला प्रश्न कहता है कि मनका बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मनका बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है लोथल से, बी मोहनजोदड़ो से, सी बनमाली से, और डी राखीगढ़ी से। मनका बनाने के जो कारखाने हैं वो जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा। मनका बनाने के कारखाने हमको कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ये मिला है लोथल से, एक जगह और मिला है कहाँ से? तो चांदहुदड़ो से। तो इसमें चांदहुदड़ो चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो लोथल से ही हमको इसमें ये करना पड़ेगा, तो लोथल। अब है कि टेराकोटा की मूर्तियां अधिक मिली है। टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हड़प्पा सभ्यता से, वो अधिक मात्रा में किसकी है? पुरुषों की है, महिलाओं की, पशुओं की और पौधों की। तो देखिए टेराकोटा की जो अधिक मूर्तियां मिली हैं वो मिली है किसकी? तो सॉरी, महिलाओं की मिली है। किसकी मिली है? महिलाओं की मिली है। और अधिक मूर्तियां मिलने के कारण ही हम हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धातु का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन से धातु का उपयोग करते थे? ऑप्शन 1 में है तांबा, दूसरा में चांदी, तीसरा में सोना, और इसमें डी में है इनमें से सभी। तो बताइएगा कि किसका उपयोग करते थे? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस सभी धातु का उपयोग करते थे। आगे आप देखेंगे कि टीन का भी उपयोग करते थे, टीन का उपयोग, आगे कांसा का उपयोग करते थे, कांसा का उपयोग करते थे, चांदी का उपयोग तो हो गया, तांबा का उपयोग हो गया, टीन का उपयोग हो गया, तो ये जो है सोने का उपयोग करते थे। तो साल धातु का उपयोग हड़प्पावासी करते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं करते थे। लोहा की जो उत्पत्ति हुई है भारतीय उपमहाद्वीप में वो हुई है लगभग उत्तर वैदिक काल में आकर के। ऐसे तो कहते हैं कि 1100 ईस्वी पूर्व में लोहा की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन जो अवशेष मिले हैं वो है लगभग 700 से 800 ईस्वी पूर्व में लोहे की उत्पत्ति भारत में हुई थी। तो लोहा नहीं।
अगला प्रश्न है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं। तो डांसिंग गर्ल की जो है मूर्ति हमको कहाँ से प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, बनमाली से, राखी गढ़ी से और लोथल से। तो कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, देखिए ए मिली हुई है कहाँ से, तो ए हुई है मोहनजोदड़ो से, डांसिंग गर्ल, है ना। अच्छा, ये जो कांसे की जो मूर्ति है वो किस विधि से बनाया गया था, इसको कहते हैं द्रव्यमोम विधि से। द्रव्यमोम विधि का मतलब क्या है, देखिए ऐसे लॉक्स्ट बैथ एक और भी होता है ना, एक और विधि होता है, एक द्रव्यमोम विधि है, एक है लॉस्ट वैक्स विधि, है ना। तो बहुत सारे विधि होते हैं मूर्ति निर्माण कला के। तो द्रव्यमोम विधि जो है से हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। द्रव्यमोम विधि का मतलब है कि मोम को पिघला करके एक सांचे में डाल देना और उसके बाद वो जम जाता है तो उसे एक प्रकार की मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो द्रव्यमोम विधि याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि माप एवं तौल के लिए बाट एवं स्केल, हाँ बाट एवं स्केल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहता है कि माप एवं तौल के लिए बाट एवं स्केल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन एक है राखी गढ़ी से, ऑप्शन बी है बनवाली से, ऑप्शन सी है लोथल से और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से। तो बाट एवं स्केल के जो है प्राप्ति हुई कहाँ से, तो ये हुआ लोथल से। लोथल से जो है आपको सीप के स्केल मिले हैं, हाथी के दांत के स्केल मिले हैं, बाट मिले हैं। तो याद रखिएगा कि कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अंत्योष्टि के प्रकार उपलब्ध थे। अंत्योष्टि का मतलब क्या है, इंसान के मरने के बाद, समझ गए, इंसान के मरने के बाद जो क्रियाकलाप होता है उसको हम अंत्योष्टि कहते हैं। किसी के द्वारा उसको जलाया जाता है, किसी के द्वारा जो है उसको दफनाया जाता है। तो अंत्योष्टि के कौन कौन से प्रकार प्रचलित थे, तो देखिएगा कि पूर्ण समाधान, समाधान हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्ण समाधान, है ना, आंशिक समाधान, दाह संस्कार और इनमें से सभी। पूर्ण समाधान का मतलब है कि मरने के बाद व्यक्ति को सीधे दफना दिया जाता था, और आंशिक समाधान का मतलब है कि मरने के बाद व्यक्ति को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि जो है उसके शरीर का जो है उपभोग कोई जानवर वगैरह कर ले, पशु पक्षी कर ले, इसको कहते हैं आंशिक समाधान। और जो है दाह संस्कार का मतलब है उसको जला दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में तीनों चीजें प्रचलित थी, ठीक है। आगे अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में देवियों की पूजा होती थी। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता में देवियों की पूजा होती थी, किस रूप में होती थी, सौम्य रूप में होती थी, रौद्र रूप में होती थी, कुमारी के रूप में होती थी, कि इनमें से सभी के रूप में होती थी। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता में देवियों की पूजा किस रूप में होती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो देवियों की पूजा है वो इनमें से सभी रूप में होती थी, यानी कि रौद्र रूप में, सौम्य रूप में और कुमारी के रूप में, तीनों रूपों में होती थी। और हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों के अधिक मूर्तियां मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। क्लियर। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जो है एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो उर्वरता की देवी हैं, यानी कि धरती को हम उर्वरता की देवी मान करके पूजते थे उस काल में भी, जैसे आज हम धरती माता कहते हैं। तो ये प्राचीन काल में ही, प्राचीन काल से ये ऐसा प्रमाण हमको दिखाता है कि उर्वरता की देवी के रूप में हम लोग धरती को पूजते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि भारत माता की संज्ञा किसने दी है, जरा कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को आता होगा तो। भारत को भारत माता की संज्ञा किसने दी है। अगला प्रश्न है कि लिंग पूजा का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। लिंग पूजा का प्रमाण हमको कहां से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन है कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखी गढ़ी से, कि रोजदी से। देखिए लिंग पूजा के जो प्रमाण हैं वो मिले हमको मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लिंग पूजा के ऐसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती है। सांप की पूजा, वृक्ष की पूजा, यानी कि पीपल वृक्ष की पूजा होती है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि की पूजा है, वायु की पूजा है, सब कुछ की पूजा होती है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो लिंग पूजा के जो प्रमाण है वो मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। आगे निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी। अच्छा, तो हो ही गया प्रश्न। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में था, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें प्रचलन में था। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में था, क्या प्रचलन में था वो देख लीजिए। एक है प्रेतवाद, दूसरा है बी ऑप्शन में है भक्तिवाद, ऑप्शन सी है पुनर्जन्मवाद और ऑप्शन डी है बहुदेववाद, ऑप्शन एफ में है इनमें से सभी। तो देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा, सॉरी कौन कौन से जो चीजें वो प्रचलन में थी। देखिए इसमें सभी चीजें प्रचलन में थी। प्रेतवाद भी प्रचलन में था, क्योंकि एक कब्र से एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसके गले में ताबीज जो है स्थित है, तो इससे पता लगता है कि उस काल में तंत्रवाद जैसी कोई चीजें थी। दूसरा है भक्तिवाद,
तो भक्तिवाद इसलिए हमको लगता है, पता लगता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मूर्तियों की जो है देवी देवताओं की जो मूर्तियां निर्मित है, तो भक्ति को इशारा करता है। तीसरा है पुनर्जन्मवाद। पुनर्जन्मवाद इसलिए पता लगता है क्योंकि बहुत सारे जो शवों का दफनाया गया है, उस शवों के दफनाने के क्रम में बहुत सारे बर्तनों के जो है अवशेष पड़े मिले हैं। इसका मतलब है कि वो पुनर्जन्म की बात करते हैं कि मरने के बाद जब जो सेकंड हेवन में जाएंगे, मतलब हाँ सेकंड हेवन में जाएंगे, तो वहाँ जा कर के अपना खाना वाना बनाएंगे, यानी कि मरने के बाद भी जीवन की आशा लोग करते थे। बहुदेववाद का मतलब है कि उस काल में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, यानी कि जैसे देखें कि पशुपति शिवा की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, तो बहुत सारे देवताओं देवियों की पूजा होती थी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ देवियों की पूजा होती थी? नहीं, देवताओं की पूजा होती थी। ठीक, तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? सबसे पहले हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? लिपि का साक्ष्य, लिपि की बात मैं कर रहा हूँ। हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? 1853 में, 1850 में, 1923 में और 1757 में। देखिए, हड़प्पाई लिपि का जो साक्ष्य सबसे पहले मिला था वो मिला था 1853 में, लेकिन जो है मतलब विशेष रूप से 1923 में इसको सामने में आ गया। अभी तक कुल मिलाकर के एक ही पट्टी पर हड़प्पाई जो लिपि मिले हैं वो 17 अक्षर के मिले हैं, ऐसे 17 अक्षर मिले हैं। हड़प्पाई जो लिपि है वो भाव चित्रनात्मक है, भाव चित्रनात्मक है। दूसरी बात है कि हड़प्पाई जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर, है ना, दाईं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा, भाव चित्रनात्मक लिपि को हम लोग बॉस्ट्रोफ्रेंडम लिपि भी कहते हैं। इसको हम जो है ना बॉस्ट्रोफ्रेंडम लिपि भी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गौमूत्री लिपि भी। इसी को हम बोलते हैं कौन लिपि? गौमूत्री लिपि भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब तक टोटल जो लिपि है वो 420 मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के टोटल 420 लिपि ही अभी तक मिले हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कि हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन हड़प्पाई काल के समकालीन जितने भी सभ्यताएं थी, है ना, मिस्र की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, चीन की हासान सभ्यताएं, इस सारे सभ्यताओं की लिपियां पढ़ी जा चुकी है, लेकिन हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और यह जो है लिपि का नहीं पढ़ा जाना मानव के द्वारा विकसित साइंस का एक लिमिटेशन है, एक सीमा बताता है कि हम लोग चांद पर चले गए, मार्स पर चले गए, लेकिन अभी तक हड़प्पाई सभ्यता की एक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। खैर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पाई लिपि को क्या कहा जाता है? हड़प्पाई लिपि को क्या कहा जाता है ना? अभी मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा था। तो हड़प्पाई लिपि को क्या कहा जाता है? बॉस्ट्रोफ्रेंडम लिपि, गौमूत्री लिपि, चित्राक्षर लिपि, इनमें से सभी। तो ये याद रखिएगा, इनमें से सभी जो है हड़प्पाई लिपि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता में जो नटराज हैं, नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता में नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है, राखीगढ़ी से मिली है, हड़प्पा से मिली है कि मोहनजोदड़ो से मिली है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? देखिए, नटराज जो है वो शिवा के प्रतीक हैं, है ना, शिव जी के प्रतीक हैं, यानी कि शंकर के प्रतीक हैं, ये शंकर जी के प्रतीक हैं। अच्छा, नटराज जो है वो आप देखें कि एक चारों तरफ से इसे घेरा हुआ है और बीच में नटराज जो है हमारे, और एक हाथ इधर एक हाथ इधर, है ना, इस प्रकार से नटराज की जो मूर्ति है, तो ये मिला है हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। लेकिन हड़प्पा जो है एक प्लेस है, एक टाउन है, ये है रावी नदी किनारे, तो वहीं से मिला है नटराज की मूर्ति। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो नटराज की मूर्ति इसमें कितने हाथ हैं? नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? तो नटराज की मूर्ति में 4 हाथ हैं, समझ गए, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न कहता है कि कब्रगाह एच कहां से प्राप्त हुआ है? कब्रगाह एच जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कब्रगाह एच, एच नहीं जी, कब्रगाह R37 है, कब्रगाह R37 कहां से प्राप्त हुआ है? ए है लोथल से, बी है कालीबंगा से, सी है हड़प्पा से और डी है धौलावीरा से। तो कब्रगाह R37 कहां से प्राप्त हुआ? ए हुआ है लोथल से, ये हुआ है
हड़प्पा से कब्रगाह R37 प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, ठीक है, कब्रगाह R37 हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। आसान प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। ऑप्शन बी है, हाँ सर, ऑप्शन ए है 1922 में, 1921 में, ऑप्शन सी है 1923 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है सबसे पहले हड़प्पा काल में जो खोज खुदाई हुआ था वो हुआ था कब, वो हुआ था 1921 में। कहाँ पे, हड़प्पा की, हड़प्पा की। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, है ना, ठीक। और इसके बाद में 1926 में यही की खोज हुई थी, किसके द्वारा, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था जो है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप के द्वारा, ठीक है। अच्छा 1922 में किसकी हुई थी, मोहनजोदड़ो की हुई थी, मोहनजोदड़ो की हुई थी। अच्छा ये जो नेतृत्व किसका था, ये था जॉन मार्शल का, जॉन मार्शल, है ना, जॉन मार्शल। अच्छा जॉन मार्शल ने ही जो है ना पशुपति शिव की जो मूर्ति, सॉरी नटराज की मूर्ति को शिवा कहा है, तो याद रखिएगा ये भी। अच्छा जो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी, किसके द्वारा, तो ये हुआ था जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। याद रखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है, तो ये आपका जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आप देखें कि राइट साइड में है। कभी राइट और लेफ्ट भी पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लोथल से, कालीबंगा से। देखिए सड़कों के पक्कीकरण के जो साक्ष्य हैं वो हमको मिला है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अच्छा ये तो सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य हो गए ना। फर्श के पक्कीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, फर्श के जो पक्कीकरण के साक्ष्य पक्कीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जरा कमेंट करके बताइएगा, तो आगे क्वेश्चन है मैं आगे बताऊंगा फिर इसको। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन एक है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी है बनवाली से, ऑप्शन डी है लोथल से। तो बताइएगा कि गोदीवाड़ा डॉक यार्ड कहाँ से मिला है, तो सिंपल सा है ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब क्या है, जहाँ पर आकर के जो शिप है, यानी कि जो उस काल के जो जहाज होते थे पानी वाले, वो आकर के लोड और अनलोड होते थे, यानी कि उस पर सामान लदता था और उसको जो है अपना सामान उतारता था। याद रखिए कि लोथल का जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है, उस काल के लिए हिसाब से ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा कि जो हड़प्पा काल में जो है बहुत सारे बंदरगाह शहर हैं, जैसे लोथल हो गया, रोजदी हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, बालाकोट हो गया, डाबरकोट हो गया, ये सब जो है वो किसका है, तो हड़प्पा कालीन जो है ये हैं, क्या हैं, तो बंदरगाह शहर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, बेलनाकार, है ना, तो बनमाली से हुआ है, धौलावीरा से हुआ, कालीबंगा से हुआ, रोपड़ से हुआ है। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से जो है बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। हम देखिए हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से, हाँ बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, तो ये हुआ है बनवाली से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन एक है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन बी है सफेद कुआं, ऑप्शन डी है मुर्दों का टीला, ऑप्शन डी है मुर्दों का शहर। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है जो है सफेद कुआं, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। याद रखिए काले रंग की चूड़ियां किसका, कालीबंगा का, कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता के समाज को विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो समाज है वो कितने वर्गों में विभाजित था,
तो ये देखिएगा ऑप्शन है योद्धा वर्ग में, ऑप्शन बी है विद्वान, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है श्रमिक और ऑप्शन एफ है इनमें से सभी या एक से अधिक, ये ऑप्शन सभी है। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो विभाजन कितने वर्गों में था। देखिए ये सभी वर्गों में हड़प्पा सभ्यता का विभाजन था, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एफ ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न है कि सड़कों के पक्कीकरण के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शायद क्वेश्चन रिपीट कर गया है, सड़कों के पक्कीकरण के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये तो पता ही है आपको, मोहनजोदड़ो से मिला है। अगले प्रश्न पे आइए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए उपयोग करते थे, किसका उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या उपयोग करते थे। ऑप्शन एक है मछली पकड़ना, ऑप्शन बी है शिकार करना, ऑप्शन सी है पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, ऑप्शन डी है चौपड़ एवं पासा खेलना और ऑप्शन एफ है इनमें से सभी। तो बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मनोरंजन के लिए किसका उपयोग करते थे। देखिए इनमें से सभी जो है सही आंसर है, यानी कि सभी का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए, ठीक। अगले प्रश्न पे आइए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में हल कहां से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में हल जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है। हल, देखिए ये जो हल है, देखिए याद रखिएगा कि हल जो है वो कोई लोहे का नहीं था। हल किसके बने होते थे, जो एक्चुअल में हल होता है, जिससे खेत की जुताई होती थी, वो होता था लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, लकड़ी का हल होता था। लेकिन अभी तक हल तो मिला है खिलौने के रूप में, है ना, खिलौने के रूप में मिला है हल, मिट्टी के खिलौना मिला है। हल जो मिला है मिट्टी का मिला है, लेकिन हल का फाल नहीं मिला है, फाल नहीं मिला है, ठीक है। और हल मिला कहाँ से है, तो मोहनजोदड़ो एवं बनमाली दोनों से मिला है, दोनों जगह से मिला है हल, ठीक है। तो याद रखिएगा हल मिला है लेकिन हल के फाल नहीं मिले हैं, ये बात का याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पशुपति शिव की मुद्रा का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव की मुद्रा का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, आलमगीरपुर से, अली मुराद से। तो याद रखेंगे ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव हम पहले ही इसको बता चुके हैं, पशुपति शिवा के मूर्ति बना करके, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार करते थे कहाँ से, मेसोपोटामिया से, बहरीन से, सीरिया से, इनमें सभी से। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सभी से व्यापार करते थे, ठीक है। चूंकि एक जो एक किंग है, एक राजा है, यानी कि मेसोपोटामिया का एक राजा, उसका नाम है सारगोन, है ना। मेसोपोटामिया का राजा सारगोन कहता है कि दिलमन, है ना, दिलमन, माकन और मेलूहा, है ना। देखिए इसमें मेलूहा का जो है नाम है हड़प्पा, मेलूहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हड़प्पा, माकन का है बलूचिस्तान और दिलमन का है बहरीन। तो कहता है कि दिलमन, माकन और मेलूहा के व्यापारी हमारे यहाँ लंगर डालते हैं, यानी कि जहाज रोकते हैं। तो ये जो है आप याद रखिएगा इतना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे कहाँ से, तो मेसोपोटामिया से, बहरीन से, सीरिया से, मिस्र से भी व्यापार करते थे, तो याद रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाइए, कहता है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर हैं, कौन कौन सा हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह शहर है। ऑप्शन एक है लोथल, बालाकोट, बलूचिस्तान, रंगपुर और इनमें से सभी। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो क्या कहते हैं बंदरगाह शहर कौन कौन है। देखिए इनमें से सभी बंदरगाह शहर हैं। लोथल तो जानते ही हैं, है ना, लोथल जो है वो गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में एक शहर है, वो है, उसका नाम है सुतका गेंडोर, है ना, सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है। ये दशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे है, ये भी बंदरगाह शहर है ना, तो याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऑप्शन एक है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है भूकंप और ऑप्शन डी है कि अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी थे। तो देखिए इसका सही जवाब है, देखिए अब कभी कभी जो प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो अधिकांश लोगों ने इसको बाढ़ जो है बनाते हैं। अगर ऑप्शन ई न रहे, मतलब ऑप्शन डी वाला नहीं रहे, अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कारक, तो ऑप्शन आप ये मार सकते हैं, क्योंकि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को ही उत्तरदायी माना है। लेकिन आप सोचिए कि जिस
सभ्यता का जो है क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक, और उत्तर प्रदेश से लेकर के बलूचिस्तान तक। तो इतने बड़े क्षेत्रों के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं रहा होगा, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के पतन के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाढ़, अगर ये ऑप्शन न रहे तो बाढ़ आप मार सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोग नहीं निवास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है वो मानव के किस प्रजाति के लोग नहीं निवास करते हैं। ऑप्शन एक है मंगोलाइड, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय यानी कि मध्य सागरीय, ऑप्शन डी है निग्रो, और ऑप्शन सी है निग्रो, डी है अल्पाइन। हमने आपको जो है पहले भी बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता में निग्रो जो है प्रजाति के लोग नहीं निवास करते। निग्रो का मतलब वही काले काले जो लोग होते हैं ना, जो विश्वतरीखीय जो लोग होते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, वहाँ पे जो काले काले लोग होते हैं, खासकर क्रिसगेल जैसे लोग। आपने मतलब कोई हम इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, मैंने आपको समझा रहा हूँ कि जो काले काले लोग होते हैं ना वो निग्रो प्रजाति में आते हैं। तो ये निवास नहीं करते हड़प्पा सभ्यता में, बाकी सब जो है हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे। अधिकांश जो जाति लोग होते थे, अधिकांश जो लोग होते थे वो भूमध्य सागरीय थे, याद रखेंगे ये भी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के जो अस्थिपंजर हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन एक है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के जो है अस्थिपंजर यानी घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये तीनों से प्राप्त हुए हैं, तीनों जगह से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में जो है घोड़े के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता में जो है बाघ, गेंडा, हाथी, भैंसा, जो है उसको क्या कह सकते हैं कि ये सांड, हिरन, ये सारे के चित्र मिले हैं, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिले हैं, है ना। एक बात याद रखिए, हाथी जो है गुजरात के लोग पालते थे हड़प्पा सभ्यता में, ये भी याद रखिएगा। और बाघ का अंकन कहाँ मिलता है, तो साधु वाली जो मूर्ति है यानी कि पशुपति शिवा की जो ये है एक मुहर है, चित्र बना हुआ है, उसके चित्र में बाघ के और किसके, हाथी के और गेंडे के और भैंसे के और हिरन के, पांचों जानवरों के चित्र मिलते हैं हमको वहाँ पर। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। आगे रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन एक है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन था, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा था। ऑप्शन बी है वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ऑप्शन सी है महिला सत्ता प्रचलित थी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते हैं। धरती माता के रूप में ऑप्शन एक में, ऑप्शन बी है उर्वरता की देवी के रूप में, ऑप्शन सी है संसाधन की देवी के रूप में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो है इसको पहले मैंने समझा रखा है कि उर्वरता की देवी के रूप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में धरती की पूजा होती है, और इसलिए होती है चूंकि मोहनजोदड़ो से एक जो है मुहर मिला जिस पे एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी है एक देवी है और इन्हीं के गर्भ से हमको अनाज मिलता है। तो उर्वरता की देवी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पृथ्वी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न कहता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन एक है दिलमन, ऑप्शन बी है माकन, ऑप्शन सी है मेलुहा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि मेसोपोटामिया का एक शासक उसका नाम है सारगोन, और सारगोन ने अपने स्क्रिप्ट में, अपने जो लिपि में, अपने जो वहाँ के जो ये हैं क्या कह सकते हैं कि लेख हैं, उसमें लिखा हुआ है कि दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी हमारे यहाँ लंगर डालते हैं। जहाँ पे दिलमन की पहचान बहरीन से हुई है, माकन की पहचान बलूचिस्तान से हुई है, और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। तो ये जो है हड़प्पा सही है।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है चीनी का, ऑप्शन बी है गुड़ का, ऑप्शन सी है शहद का, और ऑप्शन डी है सोम रस का प्रयोग करते थे। कि सोम रस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सोम रस का, कि शहद का, कि गुड़ का, कि चीनी का? देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है राखी गढ़ी, ऑप्शन सी है हड़प्पा, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। भारत में जो है सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम है राखी गढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा को जो है इसको यूनेस्को ने 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। याद रखिए धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न कहता है कि आग का उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? आग का उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और महापाषाण काल। ठीक है, तो आग का उपयोग हुआ है नवपाषाण काल में, लेकिन आग का आविष्कार कब हुआ है? उपयोग का मतलब क्या? मानव जो है आग का प्रयोग करने लगा अपने हिसाब से। तो आग का प्रयोग अपने हिसाब से नवपाषाण काल में शुरू हुआ, लेकिन आग का जो है निर्माण हो गया था, आग मनुष्य जो है देखना शुरू कर दिया था, मतलब अपने हिसाब से वो हो गया था जो है पूरा पाषाण काल में ही। तो याद रखिएगा आग का जो है आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और उपयोग करने लगे नवपाषाण काल में। कन्फ्यूजन नहीं पालना चाहिए आपको। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफा स्थित है कहाँ? भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका की गुफा जो है वो स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की जो गुफा है वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और एक बात और कि जो भीमबेटका की जो गुफा है ना, इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटका की जो गुफा है इसकी खोज किसने की थी? देखिए इसकी खोज जो है वो क्या था? श्रीधर वाकनकर ने। श्रीधर, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रीधर वाकनकर ने किया था। कब किया था? तो ये हुआ था 1957-58 में, 57-58 में। और याद रखिएगा कि भीमबेटका की जो गुफा है इसको यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ, विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। कब? तो 2003 में इसको यूनेस्को ने इसको क्या किया हुआ है? विश्व विरासत की सूची में घोषित कर दिया गया है। विश्व विरासत कब घोषित किया? 2003 में। तो याद रखेंगे। अच्छा, ये जो भीमबेटका गुफा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, दो और गुफाएं हैं, याद रखिए, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाघ गुफा, है ना। देखिए अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये 3 गुफाएं महाराष्ट्र में है। बाघ गुफा और ये जो भीमबेटका गुफा है दोनों मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये 3 जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और बाघ गुफा और भीमबेटका की गुफा ये दोनों है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। आगे, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति प्रचलित थी? कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, कि दोनों के इनमें से कोई नहीं? देखिए ये दोनों संस्कृतियां प्रचलित थी, कायथा और मालवा। उसी प्रकार से राजस्थान में आप देखेंगे कि जोकर संस्कृति है, झाकर संस्कृति है। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है संस्कृतियां थी। आगे प्रश्न है कि भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम किस फसल की कृषि की गई? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले किसकी खेती की गई? जौ की, गेहूं की, चावल की और मक्के की। देखिए कहा जाता है कि सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी। जौ और गेहूं की खेती की गई थी, लेकिन जो अवशेष मिले वो पहले चावल के मिले। कहाँ से मिले? लौरादेव से। लौरादेव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कब मिला है? तो 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में मिले। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या है? हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर थे? ऑप्शन ए है कृषि पर, ऑप्शन बी है पशुपालन पर, ऑप्शन सी है शिल्पकारी पर, ऑप्शन डी है व्यापार वाणिज्य पर, और इनमें से सभी। तो जो आर्थिक आधार क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। अगर पूछे कि मुख्य आर्थिक आधार क्या है, ये मुख्य अगर जुड़ जाए
तो इनमें से कोई एक हो जाएगा। अगर केवल आर्थिक आधार पूछ देवे, केवल आर्थिक आधार, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर पूछ दिया, मैंने आगे इस क्वेश्चन को डाला जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व इतिहास का पिता किसको कहते हैं? भारतीय पुरातत्व इतिहास का पिता किसको कहते हैं? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस, मॉर्टिमर व्हीलर, किसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व इतिहास का फादर? देखिए उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। अच्छा, भारतीय इतिहास का पिता किसको कहते हैं? तो B.S. स्मिथ को बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भारत का प्राचीन सबसे पहला इतिहास लिखा है कौन? B.S. स्मिथ ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे पहले मानव के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी से, यमुना घाटी से, दामोदर घाटी से कि नर्मदा घाटी से? देखिएगा, मानव के जो है सर्वप्रथम जीवाश्म मिले हैं हमको नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता का संबंध है, सिंधु सभ्यता का संबंध है किससे है? तो प्रागैतिहासिक काल से है, आदि ऐतिहासिक काल से है कि ऐतिहासिक काल से है कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वो है आदि ऐतिहासिक काल से। क्यों है? क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को हम कहते हैं जहां पर इतिहास की जानकारी के लिए केवल और केवल हमको पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक। आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल है जहां पर जो है लिपि का आविष्कार हो गया है और पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही, लेकिन हम इतिहास की जानकारी के लिए, मतलब इस काल के इतिहास की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आता है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो जूते हुए खेत है ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं, ऑप्शन 1 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है धौलावीरा से। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में जो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कहाँ से? तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल मिला है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल मिला है? ऑप्शन 1 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि नाव के चित्र या फिर इसका बना हुआ मॉडल कहाँ से मिला है? देखिए, ये मिला है दोनों से, मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों से मिला है नाव के चित्र। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, और ऊनी वस्त्र को क्या कहते थे? वो सिंडन, है ना, सिंडन कहते थे, क्योंकि कपास को ही सिंडन कहा जाता था, तो इसलिए सिंडन कहते ऊनी वस्त्र को। अगला प्रश्न कि मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन था? ये बहुत आसान प्रश्न है। मानव के द्वारा किया जाने वाला पहला धातु कौन था? लोहा, तांबा, टीन, सोना। तो सबसे पहला धातु कौन था? ये था तांबा। याद रखिएगा कि विश्व स्तर पर तांबे का जो है प्रचलन, यानी कि तांबे का जो उपयोग जो है शुरू हो गया था कब? तो 9000 ईस्वी पूर्व में तांबे का उपयोग विश्व स्तर पर, यानी कि विश्व स्तर पर 9000 ईस्वी पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व में, है ना। ये कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था प्रचलित था? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था प्रचलित था? जल प्रबंधन समझते ही होंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में उन्नत जल प्रबंधन, यानी कि पानी आना और पानी घर से निकल करके जाना, यानी कि पीने के लिए, उपयोग के लिए पानी का जो मैनेजमेंट है वो उन्नत प्रकार का है, और घर का जो वेस्ट पानी है, यानी कि जो गंदा पानी है वो निकल करके बाहर जाना, ये इसका बढ़िया मैनेजमेंट कहाँ था? तो लोथल में था, धौलावीरा में था, कालीबंगा में था कि मोहनजोदड़ो में था? देखिए, पानी के लिए जो बेहतर मैनेजमेंट किया जाना जाता है वो है धौलावीरा, धौलावीरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
धौलावीरा कहाँ गुजरात में है? हाँ थोड़ा हम आगे बढ़ गए। कहाँ थे भाई? अच्छा यहाँ पे थे। देखिए हाँ, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हम लोग शायद देख लिए थे। नहीं नहीं, हाँ यहाँ नहीं देखे थे, यही प्रश्न है। देखिए देखिए, तकनीकी का जो है भाई साहब लिमिटेशन है। तकनीकी कितना भी इन्हांस हो जाए वो सही होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं धोखा दे ही देता है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन एक है विकसित शिल्प कार्य, ऑप्शन बी है कृषि व्यवस्था, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है वाणिज्य व्यापार। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य आधार क्या, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए मुख्य आधार क्या है, वो है कृषि व्यवस्था। मुख्य आधार क्या है? कृषि व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा पशुपालन। याद रखिएगा, यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था, यहाँ पर पशुपालन है। इसे यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। एक प्रश्न अगर पूछा था यूपीएससी में कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश लोग निवास करते थे, शिल्पी, व्यापारी, शिल्पी हो गए, व्यापारी हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, तो कौन लोग अधिक मात्रा में थे? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन रीजन था उसमें, तो कौन लोग थे? देखिए उसमें अधिकांश लोग लगाए शिल्पी थे, कुछ लोग व्यापारी लगाए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, इसलिए लोग जो है अपने अपने तरीके से जवाब दिए। लेकिन सोचिए कि आज जो है इतना विकास होने के बावजूद भी अधिकांश लोग न व्यापारी हैं न शिल्पी हैं। अधिकांश लोग थोड़े इंजीनियर हैं और मतलब किस प्रकार से हैं, तो नहीं है। अधिकांश लोग आज भी किसान और मजदूर ही हैं। तो उस समय कैसे अधिकांश लोग शिल्पी और व्यापारी हो सकते थे? तो ये भी क्वेश्चन जो गलत था, थोड़ा सा इसको समझ के लगाइएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार कृषि था, एग्रीकल्चर। याद रखिएगा। एक प्रश्न और यहां से बनता है, वो आगे मैं इसको डील करूंगा। ये शायद कहीं मिस्टेक है भाई साहब। कहीं कहीं ना टेक्नोलॉजी का जो है मिस्टेक ऐसा होता है ना कि मामला गड़बड़ा जाता है। मेरे पास और प्रश्न थे, एक मिनट टाइम दीजिए थोड़ा। हाँ एक मिनट रुक जाइए। तकनीकी का जो है ना बड़ा समस्या है। हाँ अब आ गया। हाँ यहाँ पे था ना, यहाँ तो हम लोग कर लिए थे इसको, ये हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी कांस में, ये भी हो गया था हमारा। हाँ ये देखिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफी अच्छा है। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है किससे? महल एवं खंडहर से, ऑप्शन बी है टेराकोटा फिगर से, ऑप्शन सी है बाट एवं स्केल से, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है विदेशी विवरण से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? देखिए महल और खंडहर से तो मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा है टेराकोटा फिगर, है ना, टेराकोटा मिट्टी से बने बर्तन से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बाट एवं स्केल से मिलती है, बिल्कुल, चूंकि लोथल से आपने देखा कि बाट और जो है स्केल हमें मिले हैं, तो ये भी मिलती है। और विदेशियों का विवरण, ये एक थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। विदेशों का विवरण का मतलब क्या है? देखिए विदेशों का विवरण का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मेसोपोटामिया है ना, जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया का जो शासक है उसका नाम है सारगोन। सारगोन क्या कहता है अपने स्क्रिप्ट में, अपने लेख में, कि दिलमन है ना, दिलमन, माकन और मेलूहा, है ना, मेलूहा के व्यापारी हमारे यहाँ लंगर डालते हैं। तो मेलूहा की पहचान जो हड़प्पा से हुआ है, यानी कि विदेशी का विवरण भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन केवल एक है, केवल दो है, केवल 1 2 3 है कि 1 2 3 4 है? तो इसमें सभी हो जाएंगे आपका
जो डी ऑप्शन है सारे क्लियर है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नवपाषाण काल शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन मार्शल ने, जॉन लुबाक ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने, गॉर्डन चाइल्ड ने। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो एक किया था आपको जॉन लुबाक ने, जॉन लुबाक ने, है ना, तो याद रखिएगा इसको, जॉन लुबाक ने किया था नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध क्षेत्र में स्थित है? सिंध, जो कि हमने आपको पहले बता चुका हूं कि आप पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, ठीक, कौन कौन? सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक। तो वही कह रहा है कि सिंध, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंध क्षेत्र में है? मोहनजोदड़ो, चांदहुदड़ो, आमरी और कोटदीजी, बताइए। देखिए, तो सिंध क्षेत्र में जो स्थल है वो सारे स्थल हैं, है ना, सारे सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान में ही है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये भी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर की स्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है ना, नगर की स्थिति कैसी थी? पहला है कि नगर का कई स्तरों में विभाजन था। ऑप्शन बी है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ऑप्शन सी है कि सड़क पक्कीकरण के प्रचलन था, प्रथा प्रचलन में था। ऑप्शन 4 है कि सड़कें समकोण पर काटती थी। तो बताइएगा कि इनमें कौन सा सही है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि नगर कई स्तरों में विभाजित था। आपने क्या देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर हैं वो 3 स्तर में विभाजित है ना, 3 स्तर में, सॉरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर हैं वो 2 स्तर में विभाजित है, सॉरी फॉर दैट, 2 स्तरों में विभाजित है, ठीक है। लोथल जो शहर है वो 1 स्तर में, उसमें कोई विभाजन नहीं है, बिना विभाजन का है। और जो धौलावीरा है वो 3 स्तरों में विभाजित है, 1, 2 और 1, 3 स्तरों में विभाजित है। ऊपर के क्षेत्र, जो बीच का जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, उसमें उसमें अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं। बीच वाले क्षेत्र में मिडिल क्लास लोग रहते हैं और निम्न क्षेत्र में यानी निचले क्षेत्र में जो है वो मतलब कि जन सामान्य लोग रहते हैं। तो पहला सही है। दूसरा है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। हर एक घर में आप कुएं देखेंगे, हर एक घर के जो नाली है यानी कि घर का जो गंदा जल है वो नालियों से निकलता है, यानी घर की नाली गली की नाली से जुड़ा हुआ है और गली की नाली जो सड़क के किनारे जो मेन नाली है उससे जुड़ा हुआ है। और वो जो मेन नाली है वो शहर से बाहर जाता है पानी निकाल करके। और नलियों की सफाई के लिए जगह जगह पर क्या बना हुआ, तो मेन हॉल बना हुआ है। मेन हॉल आज भी बनते हैं नलियों की सफाई के लिए, रोड के बीच बीच में जो एक हॉल बन जाता है उसमें लोग उसको साफ करते हैं। तो ये भी सही है, उत्तम व्यवस्था थी। सड़क पक्कीकरण की प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल था। मोहनजोदड़ो से सड़क के पक्कीकरण के साक्ष्य हमको मिले हैं। और सड़कें समकोण पर काटती हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि आपका टेस्ट लेना है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने अधिकांश को ये रखा है, इसे बना दिया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आक्रमणकारी भूमिका जैसे सिद्धांत किसने दिए हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के लिए जो है आक्रमणकारियों की भूमिका, जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन के अलग अलग कारण हैं, उसमें एक कारण है कि आक्रमणकारी बाहर से आए और हड़प्पा सभ्यता के सभी लोगों को मार दिया, हड़प्पा सभ्यता को तहस नहस कर दिया। ये ऐसी बात किसने कहा है? ऑप्शन 1 है गॉर्डन चाइल्ड ने, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है मॉर्टिमर व्हीलर ने और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो किसी के आक्रमण के माध्यम से हो गया है? तो ये कहा है एक ब्रिटिश विद्वान है, उनका नाम है मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण की अवधारणा दी है। कौन आक्रमण की अवधारणा दी है? तो आर्य आक्रमण की, आर्य आक्रमण, है ना, कि आर्य लोग जो भारत में वो आए तो उनका जो सामना हड़प्पाई लोगों से हो गया और हड़प्पाई लोगों को उन्होंने डिवास्टेट कर दिया, मार दिया, एसेसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया और उसके सभ्यता पर अपनी जो है वो सब बस्ती बसाई। ऐसा इनका मानना है, तो मॉर्टिमर व्हीलर का मानना। आगे प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास के संदर्भ में सर्वमान्य मत क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है इसके संदर्भ में सर्वमान्य मत क्या है? सबसे जो प्रचलित मत हैं वो क्या हैं? ऑप्शन 1 है कि मेसोपोटामिया की उत्पत्ति, यानी कि मेसोपोटामिया से लोग आए और यहाँ आकर के एक नगर बना दिए। ऑप्शन बी है आर्यों का आगमन, यानी कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता बना दिए। ऑप्शन सी कहता है कि क्रमिक विकास, यानी कि यहाँ के लोग पहले जो है जंगल में रहते थे, जंगल से ग्रामीण बस्तियाँ बसाई, ग्रामीण बस्तियों से छोटे छोटे कस्बे बनाए और कस्बों से नगर बना दिया। तो ऑप्शन सी है
क्रमिक विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सबसे जो प्रचलित विचार है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो वो है कि क्रमिक विकास, यानी कि हड़प्पा क्षेत्र में विभिन्न छोटे 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 कई संस्कृतियों के मेल से जो है उस संस्कृतियों के विकास से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें कैथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति, ऐसे बहुत सारी संस्कृतियां हैं। इसके जो मेल से जो है सभ्यता का विकास हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के मुहरों का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक था। सबसे अधिक जो मुहर हैं, है ना, वो किस प्रकार के प्रचलित थे हड़प्पा सभ्यता में? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार। सबसे अधिक प्रकार के मुहर किस प्रकार के मुहर थे? देखिए, सबसे अधिक जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर प्रचलित थे वो थे वर्गाकार मुहर। ठीक है, वर्गाकार मुहर, ऐसे मुहर समझते हैं ना, मुहर का मतलब वो जो मुहर हम लोग मारते हैं वो मुहर की बात करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जितने मुहर हैं उस पे पशु की आकृतियां हैं, मानव की भी आकृतियां हैं, उस पे पेड़ पौधे की भी आकृतियां हैं। तो याद रखिएगा, कभी पूछ लेते हैं वो। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। सत्य नहीं है, असत्य है। याद रखिएगा, ये असत्य कथन है भैया, ओए असत्य कथन है ये। अब असत्य कथन क्या है? पहला है कि जल की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ थी, यानी कि शहरों से जो जल निकलता था, यानी कि गांव से, घर से जो जल की निकासी की व्यवस्था थी, बहुत उत्तम व्यवस्था थी। और याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता जल निकासी की व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। तो जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ थी। दूसरा कि व्यापार एवं वाणिज्य का उत्तम व्यवस्था था। ऑप्शन सी है कि अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। और ऑप्शन डी है कि सभी धातुओं से परिचित थे हड़प्पावासी। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताना, सत्य नहीं है, असत्य क्या है? तो असत्य क्या है भैया? तो असत्य डी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी धातुओं से परिचित थे। ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता में जो है कांसा, है ना, कांसा, टीन, तांबा, सोना, चांदी, ऐसी धातुओं का प्रचलन था। लोहा का प्रचलन नहीं था, है ना, लोहा का प्रचलन नहीं था, यानी कि सभी धातुओं का प्रचलन इस काल में नहीं था। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है कि धौलावीरा है? तो भारत में खोजा गया, देखिए ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा का जो है भारत में खोजा गया जो सबसे बड़ा स्थल है वो है कौन? तो वो है आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में वो है आपका धौलावीरा। सॉरी, हाँ सॉरी, दिमाग से निकल गया। ये है आपका ये जी आपका है ये हाँ धौलावीरा ही है, धौलावीरा ही है, बिल्कुल धौलावीरा ही है, धौलावीरा ही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मूर्ति पूजा का अवशेष कब से प्राप्त होता है? भारत में मूर्ति पूजा का अवशेष कब से प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से कि गुप्त काल से? हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कब से प्राप्त होते हैं? देखिए, सॉरी, मूर्ति पूजा है ना, हाँ, मूर्ति पूजा के अवशेष कब से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, आर्य काल, मौर्य काल से कि गुप्त काल से? देखिए, मूर्ति पूजा के जो अवशेष हैं, ऐसे मूर्ति जो है वो मिला कहाँ से है? तो नवपाषाण काल से मूर्तियां मिली है। ठीक है, नवपाषाण काल से मूर्तियां मिली हैं और हड़प्पा सभ्यता से भी मूर्तियां मिली हैं। तो मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो हमको मिलता है कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। क्योंकि अधिक मात्रा में मूर्तियां मिली हैं, इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर पूजा पाठ होता था। लेकिन अभी तक मंदिर नहीं मिला है। मूर्तियां तो मिली हैं, मूर्तियां के लाखों अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी मंदिर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता में युगल समाधान, यानी कि युगल समाधान, एक ही शब्द में दो को दफनाए जाने की जो विधि थी, यानी कि युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि एक ये है सब है, एक कब्र है, उसमें दो लोगों को दफनाए जाने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से कि धौलावीरा से मिला है? देखिए, युगल समाधान की जो पद्धति है वो आपको मिली है कहाँ से? तो ये मिला है आपको लोथल से। युगल समाधान लोथल से मिला है। तो कभी कभी लोग इसको हम कहते हैं सती प्रथा, है ना, कि जो सती प्रथा
कि हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि इसी प्रकार से एक स्त्री और पुरुष के जो शव मिले हैं तो ऐसा लगता है कि जो है सती प्रथा का प्रचलन था। लेकिन चूंकि अभी इस पर कोई मतलब कि कह सकते ऑथेंटिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिएगा, अगर ऐसा पूछे तो लोथल से मिला है। अच्छा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला हड़प्पा सभ्यता में? ये मिला रोपड़ से। और नफाशान काल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से। ये कहाँ है? बुर्जहोम कहाँ है? तो ये है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो हो ही गया था भाई, तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है